हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अपने घर पर अच्छे से होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। सो वेलकम टू यू ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ अ टॉपिक अंडर द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, what is the evolution of globalization, what are the main factors affecting the globalization, and lots of related concepts with the ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। तो मैंने अपने इन वीडियो लेक्चर्स में जो इस चैप्टर के पर्टिकुलर मैंने प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, इस चैप्टर में मैंने इमेजेस का, पिक्स का, फोटोग्राफ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। बिकॉज ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत डायनेमिक है और ये टॉपिक बहुत बहुत डायनेमिक के साथ साथ मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है। और इसको हम लोग जितना मतलब इमेजेस के साथ, जितना हम लोग मतलब इसको प्रैक्टिकली चीज़ों के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, उतना ही ये टॉपिक जो होगा वो हम लोगों के लिए क्लियर होगा। बिकॉज टेक्स्ट से ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो इमेजेस होते हैं, बिकॉज वो हमारे माइंड में एक बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर जाती हैं। तो एग्जाम टाइम में हम लोग जब पेपर देने बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वी पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द ऑप्शंस, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम देते हैं। तो वहां पर बेटर होता है कि अगर हम लोगों के दिमाग में वो इमेज या वो आवाज अगर मतलब कभी समझ में आती है, तो वो चीजें हम लोगों को रिकॉल करने में बहुत हेल्प कर देती हैं। ओके, सो यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह मैंने बहुत कम यूज किया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन बहुत डिटेल में करने वाली हूँ। तो मेरे डिस्कशन पे मेरे जो भी वर्ड्स होंगे, आप लोगों को उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। बिकॉज ईच एंड एवरी टर्म विच आई विल यूज इन दीज लेक्चर सीरीज, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सारी चीजें यू विल नॉट बी एबल टू गेट इन द बुक्स, इन द इन वन पर्टिकुलर प्लेस। आपको सारी चीजें एक जगह नहीं मिल पाएंगी। सो यू हैव टू फाइंड आउट इन डिफरेंट प्लेसेस। सो बेटर यू शुड कन्फाइन योर स्टडी व्हाट आई विल से। आपको जो मैं बताती हूँ, आप अगर उतना भी पढ़ लेते हैं तो दैट इज इनफ, वो आप लोगों के लिए इनफ होगा। क्योंकि मैं खुद बहुत मल्टीपल सोर्सेज से चीजें खुद के लिए पढ़ती हूँ और उसको ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग उतना ही चीजें अच्छे से कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली हम लोगों को एग्जाम क्लियर करना है, अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, तो वो जॉब आपका आराम से हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। माय नेम इज स्नेहा भटनागर एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अगेन अ न्यू चैप्टर दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? सो देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ द हिंदी मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का हिंदी में मतलब होता है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मतलब ये विश्व जो है, ये जो पूरी की पूरा वर्ड है, हम लोगों को ग्लोबल इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन हम लोग ये कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ रहे हैं? इंडियन इकोनॉमिक के साथ। तो ग्लोबलाइजेशन कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ इंटर रिलेट करता है, कैसे ग्लोबलाइजेशन इज इम्पैक्टिंग अफेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी, एंड व्हाट हाउ इंडियन इकोनॉमी इज अफेक्टिंग द ग्लोबलाइजेशन ओवरऑल। बिकॉज बोथ concepts are, both things are interdependent. Globalization is completely dependent on Indian economy, on the economy of any of the country. तो ये दोनों चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड हैं। तो क्या रिलेशन है ग्लोबलाइजेशन में और इंडियन इकोनॉमी में, हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया जो है, हम लोगों को इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए पढ़ना है क्योंकि इंडिया में जो ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट अगर हम अपने प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990s itself। बट अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में मतलब भारत स्टार्टिंग से ही एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड रहा है। जब से मतलब जो पैलियोलिथिक टाइम था, बिफोर 10,000 ईयर्स अगो, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर आयरन एज, देन कॉपर एज, देन हड़प्पा सिविलाइजेशंस, फिर वैदिक एज, ये सारा जो टाइम पीरियड था एंशिएंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का एंड मॉडर्न हिस्ट्री का, और अभी जो हम लोग 21st सेंचुरी में अपने आप को देखते हैं, तो ये सारी चीजें मतलब स्टार्टिंग से ही थी। बिकॉज इंडिया जो था वो ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड था इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था पुराने टाइम से ही, जब से रोमन सिविलाइजेशन थी, ग्रीक सिविलाइजेशन थी। तो इंडिया का जो ट्रेड था वो पहले से ही सस्टेनेबल, मतलब पहले से ही प्रोसेस में था। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब, ग्लोबलाइजेशन शब्द का जो मतलब होता है,
it is a process of interconnecting. It is a process of interlinking among the various countries of the world. तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ये इंटरकनेक्ट करता है, इंटरलिंक करता है, मतलब जोड़ता है। किसको जोड़ता है? बहुत सारे कंट्रीज को आपस में जोड़ता है। इसलिए मैंने बिटवीन यूज नहीं करा, क्योंकि दो देशों तक ही सीमित नहीं होता ग्लोबलाइजेशन। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स हमने पूरे के पूरे अर्थ को, पूरे के पूरा जो हमारा ग्लोब है, हम उसको एक साथ जोड़ के बात कर रहे हैं। यानी दुनिया के सारे देश जो हैं, दे कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन में अब इंडियन इकोनॉमी में मैंने बताया कि वैसे तो ये प्रैक्टिकली जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है वो 1990s में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, हमारा जो कंट्री इंडिया है, वो ऑलरेडी दुनिया के तमाम देशों के साथ पुराने टाइम से ही, सिंस एंशिएंट हिस्ट्री, इंटरकनेक्टेड है। क्यों इंटरकनेक्टेड है? ट्रेड की वजह से। क्योंकि देखिए, ट्रेड जो होता है, बिजनेस होता है, इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है, वो ही एक मेन फैक्टर होता है, मेन एक जिसे बोलते हैं बॉन्डिंग होता है, एक लिंक होता है जो दो देशों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग इंडिया की पहले भी होती थी, पुराने टाइम से ही होती थी। मेडिवियल इंडिया हो, मॉडर्न इंडिया हो, चाहे यूरोपियंस हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो कोई भी पावर हो, सब ट्रेड के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए। ओके, तो अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो मिड 20th सेंचुरी, दैट मीन्स हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को कहां से उठाया है? ग्लोबलाइजेशन को मिड 20th सेंचुरी। तो देखिए, मुझे लगता है अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन का सीधा मतलब ये होता है ओपनिंग ऑफ मार्केट, इंटरकनेक्शन, इंटरलिंकिंग। आपको ये तीन चार वर्ड्स याद रखने हैं बस। ओपनिंग ऑफ मार्केट सबसे इजी मीनिंग है ग्लोबलाइजेशन का। ओपनिंग ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट्स का खुलना, बाजार का खुलना। अब बाजार खुलने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, बाजार खुलने का मतलब ये होता है कि जब कोई एक कंट्री, यानी कोई एक देश जो अभी तक क्लोज्ड इकोनॉमी था, बंद था, उसने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी उस देश में ना तो कोई बाहर की कंपनी आ सकती थी, या आती तो थी लेकिन बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी, लॉज बहुत ज्यादा टफ थे, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श थी। लेकिन आफ्टर अडॉप्टिंग द ग्लोबलाइजेशन, वो कंट्री ने क्या कर दिया? इट हैज ओपनड इट्स डोर, इट्स गेट, अपने दरवाजे ओपन कर लिए। किसके लिए? फॉर द कंपनीज ऑफ अदर कंट्रीज, यानी अदर कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनके लिए डोर ओपन कर दिए। अब उनकी दूसरे देशों की कंपनी आपके कंट्रीज में आ सकती है, और आपकी जो कंपनीज हैं, दे कैन गेट एंट्री इन द कंट्रीज ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो वहां पर जा सकते अपना बिजनेस कर सकती हैं। तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन का, वो क्या है? टू इनहांसिंग द ट्रेड, टू पुश अप द ट्रेड, ट्रेड को बढ़ाना, इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाना। ठीक है, और क्यों बढ़ाना है? सो दैट द कंट्रीज कैन गेट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ताकि देश एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि आज का टाइम जो है वो क्या है? ग्लोबलाइज्ड है। हम लोग इंटरनेट के थ्रू, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू, हम लोग रोबोटिक्स के थ्रू, हम लोग बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वी पीपल आर लिंकिंग विद ईच अदर। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई फ्रेंड आउट ऑफ कंट्री, सात समुंदर पार बैठा है, बट आई एम एबल टू टॉक टू दैट पर्सन through the medium of video conferencing. I can chat with him, I can talk with him, I can see him. तो वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हम सब चीजें प्रेजेंटली देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, एंड इट हैज मेड पॉसिबल द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इसने पूरे वर्ल्ड को क्या बना दिया है? ग्लोबलाइज्ड विलेज बना दिया है। तो मिड 20th सेंचुरी, यानी कि हम लोग बात करेंगे अपने 1950s के आसपास से। तो देखिए, 1950s से चीजें कहाँ से कहाँ आती है, क्योंकि हमको इस कॉन्सेप्ट को मेनली फोकस करना है इंडिया के लिए, तो हम लोगों को 1950s से लेना है। तो सीधा पहले क्लिक करेंगे बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, क्योंकि देखिए, कोई भी हम टाइम पीरियड लेते हैं तो उस टाइम पीरियड को सिलेक्ट करने का, चूज करने का एक रीजन होता है। हर चीज ऐसे ही नहीं होती, एवरीथिंग हैज इट्स लॉजिक, सबका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। 1950 का लॉजिक क्या है? क्योंकि 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो 47 से पहले जो भी हमारे कंट्रीज पर एडमिनिस्ट्रेशन था, रूल्स था, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं था, बिकॉज वी वर द स्लेव ऑफ द ब्रिटिशर्स, हम तो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे।
तो अब वो लोग जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, जैसा उनका सिस्टम था रनिंग द कंट्री, वो अपने अकॉर्डिंग प्लान करके कर रहे थे। तो आफ्टर द गेटिंग द इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज बीन गिवन द राइट to decide to take its own decision regarding the country, regarding the administration of the country, regarding the important decisions for the betterment of the country and its people। तो वो 1947 के बाद पता चल मिलता है। तो 50s में फिर हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1950 26 जनवरी। उसके बाद जाके हमारे पास एक फ्रेमवर्क आ गया था कि अच्छा कंट्री कैसे चलेगी, व्हाट विल बी द पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन, व्हाट विल बी द रूल ऑफ द कंट्री, हर चीजें क्लियर कट हो गई थी। उसके बाद हमने प्रोग्रेस करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज अब हमारे पास एक फ्रेमवर्क, एक रूल बुक आ गई थी। तो उसमें क्या होता है, अब देखिए मिड 20th सेंचुरी में जो प्रोडक्शन था वो लार्जली ऑर्गेनाइज्ड था विद इन द कंट्रीज। यानी जो प्रोडक्शन का काम होता था, जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जितने भी जो भी मतलब आइटम्स बनते थे, चाहे वो एडिबल हो, कोई भी हो, चाहे मतलब किसी भी फील्ड में हो, कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, तो जो प्रोडक्शन होता था वो लार्जली मतलब कंट्रीज के विद इन उनकी बाउंड्रीज, जो उनकी टेरिटरी थी उसके अंडर, मतलब उसी डिफाइंड टेरिटरी के अंडर में होता था। ठीक है, रॉ मटेरियल्स, फूड स्टफ और जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे वो क्रॉस करते थे कंट्रीज से। यानी कि प्रोडक्शन एक जगह होता था, लेकिन उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल चाहिए होता था, जो भी फूड स्टफ चाहिए होते थे, अगर आप फूड इंडस्ट्री में या फूड आइटम्स में ट्रेड कर रहे हैं, और जो भी फिनिश प्रोडक्ट चाहिए होते थे, वो सारे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रेवल करते थे। क्यों? क्योंकि देखिए अदर कंट्रीज जो थे वो तो पहले से ही ग्लोबलाइज्ड थे, ठीक है, लेकिन जो कंट्री 40s में इंडिपेंडेंट होना शुरू हुए थे, जिनको आज़ादी मिलना स्टार्ट हुई थी, एशियन कंट्रीज थे, अफ्रीकन कंट्रीज थे, तो उन लोगों ने ये जो ग्लोबलाइजेशन था इसको धीरे धीरे करके अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा चाइना के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को जो अडॉप्ट किया था वो 1991 में किया था। मैंने 1990s बताया है आपको, यस 1991 में किया था। लेकिन हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं, चाइना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, और मतलब बीइंग एन एशियन इकोनॉमी, चाइना हैज बिन गिवन द टैग द फास्टेस्ट इमर्जिंग एशियन इकोनॉमी। और चाइना बहुत फास्ट है, और इंडिया और चाइना का लगभग लगभग साथ साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे, बट स्टिल चाइना हैज बिन बहुत ज्यादा लीड कर रहा है वर्ल्ड को। और अभी अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें, जो अभी कोरोना इकोनॉमी चल रही है, मतलब पूरी दुनिया मतलब एकदम ठप हो गई है, एकदम स्टॉप हो गई है, बट चाइना इज स्टिल running in the same way, in fact the speed is much high than earlier। okay, तो चाइना ने ये जो ओपनिंग ऑफ मार्केट थी, ग्लोबलाइजेशन था, ये कब इसने अडॉप्ट किया था, कब इस पर काम करना शुरू किया था? तो देखिए चाइना की जो इमेज आज हमारे सामने है वो मेन दो लोगों की वजह से है। चाइना 1948 में जो चाइना के लीडर आए थे, दैट पर्सन वाज माओ जेडोंग। ये नाम आपको याद रखना है। चाइना के जो मतलब फाउंडिंग फादर बोले जाते हैं माओ जेडोंग। कुछ माओइस्ट आपने कभी शायद नाम सुना होगा, इंडिया में भी कुछ माओवादी हैं, माओइस्ट हैं, वो इन्हीं की फिलॉसफी को, इन्हीं की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो जो माओइस्ट है वो माओ जेडोंग थे, रियल में जो पर्सन थे, ठीक है, तो माओ जेडोंग थे। बट 1975-76 में जेडोंग की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो पावर में आते हैं दैट वाज डेंग जियाओपिंग, वो आते हैं डेंग जियाओपिंग। तो ये दो नाम आपको बहुत ज्यादा फोकस करने हैं, और हो सके तो इनको याद भी रखिएगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी की बात है, और वो पड़ोसी जो रेस में हमारे साथ ही स्टार्ट किया था जिसने, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, तो डेंग जियाओपिंग थे। ठीक है, तो जो ये लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है चाइना में, ये 1975-76 में यानी 70s में आया था। और चाइना में जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, चाइनीज जो इकोनॉमी ओपन हुई थी, that get opened in the 1970s, and it was just because of the efforts of initiatives of the Deng Xiaoping। तो डेंग जियाओपिंग ने जो आइडिया इंडिया ने 1990s में अडॉप्ट किया, वो आइडिया चाइना 1970s में ही अडॉप्ट कर चुका था। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि चाइना ने एक फेज मैनर में डेवलपमेंट किया। फेज मैनर का मतलब क्या होता है? देखिए किसी भी इकोनॉमी के 3 पिलर्स होते हैं, जो हम लोगों ने अपने अर्लियर लेक्चर्स में, इनफैक्ट जो हमारा चैप्टर था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हमने वहां पर भी इसको स्टडी किया था। तो किसी भी इकोनॉमी के 3 मेन पिलर्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी, जिसे एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज।
सेकंड होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। थर्ड होता है सर्विस सेक्टर जिसको हम लोग टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये जो तीन प्राइम सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, तो देखिए अगर आपको किसी भी देश को तरक्की करवाना है, डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले यू हैव टू बिल्ट अप द एग्रीकल्चरल सेक्टर। आपको एग्रीकल्चर पे फोकस करना पड़ेगा। फिर आप अगर आपका एग्रीकल्चर स्ट्रांग हो जाता है देन यू शुड मूव टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपको मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क करना है, चीजें बनानी है अपने देश में, प्रोडक्शन करना है। फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अब उसको अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, चीजें आपने देखी एग्रीकल्चर ने आपको रॉ मटेरियल दिए, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस आपने मैन्युफैक्चरिंग में किया, कंपनीज में किया, फैक्ट्रीज में किया, इंडस्ट्रीज में किया। अब वो जो फिनिश प्रोडक्ट आपके पास आया है उसको अल्टीमेटली यू हैव टू गिव टू द सप्लाई टू द कस्टमर। तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यू नीड सम ट्रांसपोर्टेशन, यू नीड सम लॉजिस्टिक्स, यू नीड सम मीडियम्स। तो कुछ मीडियम चाहिए, वो सर्विस सेक्टर में आते हैं। टेलीकम्युनिकेशन होता है और बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। तो सर्विस सेक्टर पे फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो चाइना ने एग्जैक्टली यही किया कि वन बाय वन करके जंप किया एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस सेक्टर। बट व्हाट इंडिया हैड डेड, इंडिया ने क्या किया, जब ग्लोबलाइजेशन तो ले आए थे 1991 में, लेकिन सीधा जंप एग्रीकल्चर से, यानी एग्रीकल्चर से सीधा जंप मार दी हम लोगों ने सर्विस सेक्टर पे। यानी सीधी छलांग मारी हमने, अपने एग्रीकल्चर पे फोकस तो किया, बट जब हमने देखा कि अरे सर्विस सेक्टर तो बहुत ज्यादा मतलब कर सकता है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो सीधा जंप मार के हमने बाईपास कर दिया मैन्युफैक्चरिंग को और सारा इन्वेस्टमेंट, सारा फोकस जो था सर्विस सेक्टर पे कर दिया। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग था, यानी इंडियन इकोनॉमी का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो डाउन हो गया या फिर वो स्टेबल ही हो गया। और आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के पास बहुत कम है, बहुत कम है। मैं बता देती हूँ आपको, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी जो चल रहा है करीब 16% है। तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब शेयर है, एग्रीकल्चर का भी शेयर है, मैन्युफैक्चरिंग का भी शेयर है, सर्विस सेक्टर का भी शेयर है, मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है दैट इज अराउंड 16%। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, 16 से 17% के आसपास है, जो कुछ भी नहीं है। आप और कंट्रीज से कंपेयर करिए, अपने पड़ोसी से ही कंपेयर करिए ना आप, तो क्या है, कुछ भी नहीं है। और फिर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में जितने एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं उतना ज्यादा ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी ग्रोथ में। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लेबर काम कर रही है बट आउटपुट बहुत कम है, सर्विस सेक्टर में बहुत कम लेबर काम कर रही है बट आउटपुट बहुत ज्यादा है, और मैन्युफैक्चरिंग पे तो हमने ध्यान दिया नहीं, तो वो वहीं का वहीं रह गया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2015 में एक इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम है मेक इन इंडिया। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये बारे में पता होगा, बट नो इशू इज देयर, मैं बता रही हूँ आपको, आपको यहाँ ध्यान देना है। इंडिया में मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव चलाया सरकार ने 2015 में। क्यों चलाया, क्योंकि सरकार को लगा कि यार इंडिया तो क्या कर रही है, इंपोर्ट ही करती चली जा रही है। हमारा 80% जो बजट का पैसा है, जो हमारा मतलब जीडीपी है, 80% पैसा तो हमारा क्रूड ऑयल खरीदने में चला जाता है। हम वेस्ट एशिया को दे देते हैं, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, वेनेजुएला, अमेरिका से शेल ऑयल मंगा रहे हैं, रशिया से लेते हैं, तो सारा पैसा तो हमारा यहाँ चला जा रहा है। हम फिर सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट क्या है इंडिया का, गोल्ड है, तो सारा पैसा तो हम लोगों का इंपोर्ट में चला जा रहा है। हाउ कैन वी प्रिजर्व द मनी, हम पैसा बचाएंगे कैसे, अपनी सेविंग्स पे कैसे ध्यान देंगे जब सारा पैसा खर्च ही हो जाएगा। तो क्या किया, मेक इन इंडिया चलाया। मतलब अब हमको जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमको वो चीजें अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करनी है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको अपने एग्रीकल्चर पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, एंड द डायरेक्ट रॉ मटेरियल हमको कहाँ से मिल सकता है, एग्रीकल्चर से मिल सकता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग पे हम फोकस करेंगे, हम लोगों को नए नए स्टार्टअप्स लगाने पड़ेंगे, हम सेटअप लगाएंगे, हम लोगों को लोन की जो फैसिलिटीज है, जो हम लोगों को मतलब क्रेडिट देना है, लोन देना है, जो भी लोग अपना खुद का बिजनेस लगाना चाहते हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनको प्रमोट करना है, उनको मोटिवेट करना है, पुश करना है। तो जो भी बैरियर्स आ रहे हैं सामने, उन सबको खत्म करके, उन सबको कम करके, नीचे लाके हमको ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है। तो
इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने अब काम करना शुरू किया और इसका टारगेट क्या दिया है? टारगेट दिया है कि बाय 2025 हमारी जीडीपी का जो टोटल शेयर होगा उसमें हम लोगों को 25% कम से कम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके आना है। यानी आपको क्या याद रखना है? याद रखना है, अपने लिए याद रखना है यहाँ पे 2025 तक 16% से 25% हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे का शेयर लेके आना है जीडीपी में। यानी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग को 25% लेके आना। और वो कैसे आएगा? जब हम लोग अपने यहाँ पर चीजें बनाएंगे। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद का जो फर्दर डिस्कशन है हम लोगों के जो सीरीज पूरी चल रही है वो सारी मैं आपको अभी जो फर्दर लेक्चर्स आएंगे, आगे के सब्सिक्वेंट पार्ट्स आएंगे, उसमें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। ओके, अब इस लेक्चर को यहाँ पर देखिए वाइंड अप करने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी देखिए मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी, कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैम आप यूट्यूब पर लाइव क्लास ले लीजिए। तो लाइव क्लास में लूंगी, बिल्कुल लूंगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट, आप लोगों के जो भी सजेशंस है वो बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है मेरे लिए। तो उस पर मुझे काम करना है, लेकिन उस पर काम करने के लिए आपको एक काम क्या करना है? देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, जो भी अब मैं आपको इस चैप्टर से के बाद जितने भी हम अपने सीरीज में आगे बढ़ेंगे, आपको इन लेक्चर्स में जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में वो सारी एक एक चीज आप लोगों को मुझे लिख देनी है। ठीक है? जैसे ही मुझे लगेगा कि अब ये कमेंट्स जो हो गए, ये डाउट्स जो हो गए, वो इतने इनफ हो गए कि मैं इस पर एक लाइव लेक्चर तैयार कर सकती हूँ। आपके डाउट्स जितने भी आएंगे मेरे पास, वो आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम होगा, किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम होगा। कुछ बच्चों को कुछ चीजें मतलब समझ ही नहीं आएंगी कि कहाँ अटके हैं, मे बी वो डाउट कोई और बच्चा पूछ ले। तो आपको क्या करना है, अपने जो पॉइंट्स हैं उनको क्या करना है, डाउट सेक्शन जो आपका कमेंट सेक्शन है वहां पर उसको लिख देना है। मैं एक एक कमेंट्स का जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं उठा के पिक करूंगी वहां से, और उस पर मैं अपना जो है, जो भी डिटेल होगी, जो भी करंट से रिलेटेड जितना मुझे चीजें मिलेंगी, जितना मैं कर सकती हूँ, बेस्ट पॉसिबल आई विल डू। तो आप मुझे वहां पर लिख के दें, और उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो ग्लोबलाइजेशन है, जो लाइव क्लासेस होंगी, वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल लाइव लूंगी, जिसमें आप लोग सामने होंगे और मैं आपकी लाइव क्लास, जैसे हम लोग क्लासरूम स्टडी करते हैं वैसे ही हम लोग इसको करेंगे, और आप लोगों का जो भी मतलब कहना होगा वो सारी चीजें हम लोगों की क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आपको बस अभी इतना काम करना है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर। Bueno.